सीटेट जो है ना मैथ सेट नंबर 11 होगा, मैथ का डिस्कशन करेंगे 11 सेट नंबर का। तो चलिए हम मैथ का डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला 4 अंकों की संख्या में पहले अंक दूसरे अंक का 1/3 है। मतलब 4 अंक की संख्या है, पहले अंक जो है दूसरे का 1/3, तो 1/3 होने का मतलब है कि पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा। ठीक है, पहला 1 है तो दूसरा 3 हो। तो ऐसा किस में है? एक ही में है, एक ही में है ना। तो इस तरह से हम ऐसे भी हम मार सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट देख करके हम मार सकते हैं। यहाँ 4 अंकों की संख्या है, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तो 1/3 जैसे 3 का अगर हम 1/3 करते हैं तो पहला अंक जो है क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आएगा ना। ऐसा एक ही में है, आंसर आ गया सी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसे स्टेटमेंट को हमको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है और कुछ बनाना उनाना नहीं होता। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बढ़ते क्रम में आपको क्या है बताना है। तो बढ़ते क्रम में बताना है तो इसमें सबसे छोटा देख लीजिएगा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा इसमें 2.2 है, ठीक है, 2.2 है। उसके बाद उससे छोटा जो है ना 2.28 है, फिर सॉरी उससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा 23.1 है, फिर 23.18 है और फिर 23.45 है। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न तो आसानी से हल कर पाएंगे। आइए हम समझते हैं। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। अंतर कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। घटा के एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न में ऐसा प्रश्न कुछ भी नहीं करता सेट में, हम बनाते हुए। चलिए कंसेप्ट बेसिस हमको क्लियर करना है और कुछ करना नहीं। यहाँ बोला है कि मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या कितनी है। तो बीच में लिख लीजिए और लिख के देख लीजिए कि कै गो संख्या। पूर्ण संख्या क्या मतलब नहीं समझा। मतलब कहने का मतलब है कि कै गो संख्या। तो 62 में से अगर आप घटाइएगा 42 तो कितना आएगा? 2 यानी कि 20 कितना आएगा? 20 जितना आएगा ना उसमें से एक कम कर दीजिए, उतना बीच में आ जाता है। बीच में निकालने के लिए दोनों का अंतर में से एक कम कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 आप लोग लगा लिए होंगे, लेकिन बीच में ना पूछा है तो बीच में तो एक वो कम होना चाहिए, बस समझ गया। चलिए तो ऐसे प्रश्न इसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन है। तो इसमें कंपेयर करना हम पहले भी बता दिए कि कंपेयर कैसे करते हैं। पहले ये दो सबसे छोटी ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी ढूंढने का मतलब यहाँ देखिए 7 नमा 63 आ गया, 40 आ गया। तो बड़ा कौन हो गया? बड़ा इधर वाला हो गया, ठीक है, 63 वाला। तो इसका मतलब बड़ा अभी लेना नहीं, बड़ा को काट देना है। अब हम 4/9 से हम इसको करेंगे तो पंडा चौका 60 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 18 और उसके बाद आ जाएगा 9 दूना 18, पंडा चौका 9 दूना 18। तो बड़ा इधर वाला आ गया, तो ये वाला तो इसको काट देना है। अब ये दोनों में देखिए 15 10 15 10 आ गया और 45 आ गया। तो बड़ा किधर? इधर वाला आ गया, तो इसको काट देना है, ठीक है। ये अब ये इससे इसको देखिए 2 तिहाई 6 पंडा दूना 30। तो बड़ा किधर? इधर वाला आ रहा है, तो ये काट देना है। तो कौन बचा? 2/15। तो 2/15 ऑप्शन में देखिए किस में दिया हुआ बोला सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः बोला है, तो 2/15 यहाँ बाद में छोटा बताना है, तो यही में ना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ भी था तो सबसे बड़ा पहले बताना है, तो बड़ा तो यह नहीं, सबसे छोटा है, तो गलत हो गया यहाँ पे, ये सही। तो इस तरह से आप ध्यान कर लीजिए। आइए हम 36 नंबर सवाल को समझते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में उस महीनों का नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है। मतलब 2 से विभाग लग जाए 30 और 5 से, मतलब सम संख्या वाला होगा। तो जो भी सम संख्या वाला होगा, आप क्या अप्रैल सम संख्या है? हाँ। जून है? हाँ। सितंबर है? सितंबर भी है और नवंबर भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें मार्च तो अभी सम है, तो इस तरह से आप काट भी सकते हैं और बना सकते हैं। आइए देखिए, बोला है अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं। मतलब इसमें न्यून कोण बताना है कि कितने न्यून कोण आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जब फिगर इस तरह से बनाइएगा तो यहाँ पे न्यून कोण आ रहे हैं, आ रहे ना। तो अब इस तरह से आप देख लीजिए 1 2 3 करके, तो यहाँ पे देखिएगा तो कितने न्यून कोण आएगा सो काउंट करना है। ए में कितने आएंगे, 2 में कितने। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो 3 को तो यहीं आ गए। इस तरह से अगर हम एम लिखे तो एम में न्यून कोण कितने आ रहे हैं सो देखना है। तो एम में न्यून कोण जो होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक ऊपर हो गया। आगे समझ में? तो ऐसे काउंट करके देख लीजिएगा आप अपने से। हम डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं। टोटल हो जाएगा आपका 11, ठीक है। करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक सम पंचभुज में कितने सममित रेखाएं होते हैं। सम पंचभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितने होंगे। तो इसमें जो है 5 गो होंगे। सममित रेखा का मतलब क्या होता है? जिसको हम बांट सकते हैं। जैसे ये पंचभुज हो, सॉरी हम बता रहे हैं पंचभुज ऐसे होता है, ऐसे ये पंचभुज होता है, ठीक है। तो पंचभुज में आप पंचभुज में कितने सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो टोटल के टोटल एक तो ऐसे काट देंगे, फिर हम एक ऐसे काट सकते हैं। तो ऐसे कितने रेखाएं काट सकते हैं? तो 5 रेखाएं टोटल काटा जा सकता है, जिसको मतलब तोपने पर दोनों भाग जो है ना आपस में तोपा जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे ये, ठीक है। 5 गो पंचभुज है तो 5 गो करेंगे, सिंपल भाषा में याद रखें। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न। रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, मतलब आयत है। अपने खाली समय में उसने उनको एक कोना
मोड़ा तो उसने देखा कि कागज़ के अब 5 कोने हो गए हैं। मतलब जैसे ही वो एक कोना तोड़ेगा तो 5 कोना बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर हम एक कोना यहाँ तोड़ेंगे तो 2 कोना बन जाता है। ठीक है, एक कोना तोड़ेंगे तो एक कोना यहाँ और एक कोना यहाँ, 2 कोना बना तो एक कोना बढ़ गया तो 5 कोना। बोला है कि 5 कोने बन गए, उसके बाकी 3 कोनों भी तोड़ दिया जाए तो कितने कोना बन जाएंगे, ये चीज़ बोला गया है। तो आप देख लीजिए, इसको काउंट कर लीजिएगा कि कितने कोना बनते हैं। ये तोड़ेंगे तो 2 कोना यहाँ हो गया, 2 कोना यहाँ हो गया, 2 कोना यहाँ हो गया, तो टोटल कितने कोना बन गए हैं? तो 4 दूना 8, डबल डबल हो गए, एक के डबल डबल हो गए तो 8 कोना हो गए। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से समझ में ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस होते हैं, समझ पर डिपेंड होगा। ठीक है, एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डू, ठीक है, कि एक डिब्बे में 25 लड्डू है। मतलब 1 किलो वाला बेसन है, 1 केजी बेसन के लड्डू है, उसके 25 लड्डू है एक डब्बा में। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बों खरीदना चाहती है, मतलब टोटल 4 डिब्बा खरीदना चाहती है। ये तो 25 चौका 100 लड्डू खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। मतलब 25 नहीं लेना है बल्कि 20 लेना है। 4 को तो खरीदना तो 20 चौका 80। दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए। इन 4 डिब्बों में भार कितना होगा? तो 20 80 तो लड्डू कितना हो गया सो पहले देख लीजिए। एक 25 मतलब कहने 25 लड्डू होता तो 1 केजी होता। ठीक है, लेकिन अब 25 अब 20 लड्डू है तो कितना केजी होगा? तो इस केजी में बदलने के लिए उसको 20/25 कर देंगे। 20/25 इतना केजी हो गया, काट देंगे तो 4/5, 4/5 केजी आ गया। मतलब 4/5 केजी हो गया। टोटल लड्डू कितने? 80, 80 से गुना कर लेंगे। 1 केजी बेसन लड्डू है जिसमें एक डिब्बे में 25 लड्डू आता है। 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 चौका 80 क्या है? एक डिब्बा में केवल 20 लड्डू लेने। एक लड्डू का पहले हम निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 25 लड्डू कम कितना ग्राम हुआ? 1 केजी का 25 लड्डू का 1000 ग्राम हुआ। कितना ग्राम हुआ? 1000। तो एक लड्डू का कितना ग्राम हो जाएगा? 40 ग्राम। 25 से भाग करेंगे तो ये 25 चौका 100, 40 ग्राम। एक लड्डू का 40 ग्राम। ठीक है, अब इस तरह से आपको देखना है कि ले कितना रहा ये 4 केजी, 4 डिब्बा ले रहा। हाँ, तो 4 डिब्बा ले रहा है तो टोटल 800 ग्राम से होगा ना। 800 ग्राम का 40 आया है। मतलब 25 में 100 है तो 800 ग्राम आएगा 20 में। 25 में 1000 ग्राम तो 20 में 800 ग्राम, 800 ग्राम ना होगा। तो 800 ग्राम से काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना हो जाएगा। टोटल 800 ग्राम होगा। ठीक है, तो कितने लड्डू ले रहा है? 4 डिब्बा ले रहा है तो 4 डिब्बा 8 चौक 32 कितना हो जाएगा? तो 3 किलो 200 ग्राम। 8 चौक 32, 4 डिब्बा में, एक डिब्बा में 800 ग्राम है तो 4 डिब्बा में 8 चौक 32। आगे समझ में? तो 3 किलो 200 ग्राम। नहीं समझ में आया? देखिए 25, ठीक है, 25 डिब्बा में 1 केजी। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 25 डिब्बा में 1 केजी तो एक डिब्बा में कितना ग्राम? 40 ग्राम। कितना ग्राम? तो 40 ग्राम। तो यहाँ पे 20 लड्डू का कितना ग्राम? 800 ग्राम। 800 ग्राम एक डिब्बा में, तो 4 डिब्बा में कितना ग्राम? 3200 ग्राम। तो 3 किलो 200 नहीं हो गया? 3 किलो 200 नहीं हो गया जी? हाँ, बस इस तरह से सोचना। चलिए, यहाँ देखिए, निम्नलिखित स्तंभ में एक्स वाई दिए गए हैं और इसको क्या करना है? मापन इकाई का मिलान करना है। सिंपली मिलान करना है तो सब आपको याद कर लेना है, नहीं याद होगा तो ठीक है। इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। एक का सी होगा, नहीं एक का डी होगा, 1 का डी, 1 का डी। देखिए 1 का डी में मिलेगा। एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई किलोमीटर में मापते हैं। कक्षा की बीमा को मापते हैं हम लोग मीटर में मापते हैं। कक्षा है ना, जूते के फीता मिलीमीटर में। हाँ, और जूते के फीता जो है मिलीमीटर में मापेंगे। तो केले की लंबाई सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आप देख लीजिए कौन दी आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। आइए देखिए, बीना ने सिर पर लगाने वाले कुल 50 लीटर तेल खरीदा। मतलब माथा में लगाने वाला तेल खरीदा, सिंपल भाषा में गरी के तेल जिसको कहते हैं। हाँ, माथा में लगाने वाला गरी का तेल, जो भी कड़वा तेल कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय भाषा में, खाने वाला को कहते हैं ना। तो गरी का तेल माथा में तेल लगाने खरीदा और वह इस तेल को 80 ml जो की बोतलों में भरना चाहती है। मतलब 50 लीटर तेल खरीदती है और 80 ml वाला बोतल में भरेगी। उसे ऐसे करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? मतलब 80 ml है तो अब ये कितना ml है सो पहले जानना पड़ेगा कि 1 लीटर में 1000 ml होगा, मिलीलीटर होगा ना। तो 50 लीटर तो 50 बटे में 50 पर 1000 डाल देंगे, अब बटे में 80 कर देंगे। नहीं, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे काट दीजिए। 8 छक 48, 2 25 आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात 625 होगा। ठीक है, 42। आगे ना समझ में? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। हाँ, 625। यहाँ देखिए आगे प्रश्न को पढ़िए। कक्षा 4
कि एक अध्यापिका ने हाँ, अब यहाँ से यह है कि कक्षा 4 की कोई अध्यापिका हैं जो 45 विद्यार्थी से उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों के लिए निम्नलिखित तालिका बनाई। तालिका देख लेते हैं क्या तालिका बनाए गए हैं। तालिका यहाँ है, देखिए ये तालिका है, शैली है और तालिका है। तो यहाँ पे तो तालिका दे दिया, शैली दे दिया, लेकिन पूछा क्या है नीचे दिया गया होगा। ठीक है, सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों को देखने वाले की संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा 10 है। 11 अंतर 11 में से 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? क्वेश्चन बड़ा बनाया है लेकिन समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे समझ लेगा तो अच्छी बात है। समझ यहाँ तो हमको 1 to 5 को पढ़ाना है बच्चे को, तो समझे ना होना चाहिए। क्लास में सबसे हम समझ गए थे। हाँ ठीक है। एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियाँ बेचने के लिए इस माप की जो है ना वाली माचिस के डिब्बों का ऑर्डर दिया। मतलब ये माप है माचिस के डिब्बों का, उसे वे 1 कार्टन में प्राप्त हुई, जिसकी माप कार्टन के माप है ये। ठीक है, तो उसे प्राप्त हुई माचिस के डिब्बों की संख्या कितने डिब्बा की संख्या है। तो याद रखिएगा कि बड़ा माप बटे छोटा माप कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ा माप कौन है? तो बड़ा माप आपका 60 गुने 60 और छोटा माप कौन है? 4 गुने 2। यही ना है, बस इससे संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 से 15 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 45 दाएं 450 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 450। आगे ना समझ में? तो याद रखिए ऐसी संख्या जब भी पूछेगा तो बड़ा माप का ऊपर कर दीजिएगा, छोटा माप को नीचे, इससे आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या बताना है आपको। पैटर्न पहले देखना है। 32 के बाद 44 कितना बढ़ा दिया? 12 बढ़ा दिया। फिर ये 56 कितना बढ़ाया? 12 बढ़ा दिया। तो आगे 12 बढ़ा देंगे, तो 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आगे समझ में? तो पैटर्न के हिसाब से बताना पड़ता है। यहाँ से आपका शिक्षण शैली दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। वो तो कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव उतना ही पूछा जाता है। गणित की शिक्षा के लक्ष्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षण के उद्देश्य के लिए सही नहीं है? मतलब इसमें से बोला है कि गणित शिक्षण के लिए कौन उद्देश्य सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं उद्देश्य, इसके अति विस्तृत और सामान्य होते हैं। ये उद्देश्य सही नहीं है, बल्कि विशिष्ट और संकीर्ण होने चाहिए, आकलन हो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, और सरल और शिक्षण अधिगम प्रक्रम में से संबंधित होना चाहिए। विस्तृत नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा होगा तो बच्चा जो है बोझिल में पड़ जाएगा। विस्तृत का मतलब वही होता है। ठीक है, देखिए 47 में क्या कहा है? संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये प्रोसेस किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रोसेस को हम सबटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसा लिखा भी दिए हुए हैं कि अगर वो बिना गिने तुरंत बता देता है तो समझ आइए कि उसके अंदर ये योग्यता है जिसका नाम सबटाइजेशन है। तो इन चीज़ों को आपको याद ही रखना पड़ेगा। आइए हम 48 में देखते हैं क्या पूछा है। अधिगम सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब इस जो अधिगम सामग्री जो दिया गया है इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये चीज़ बोला गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका उपयोग किया जाता है वो 1, 2 और 4 यानी 3 कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाएगा, जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा, स्केल का प्रयोग किया जाएगा। बहुभुज आकृति परिवर्तन करने के लिए कैलकुलेटर, हाँ आकृति कैलकुलेटर से नहीं, वो तो गणना होता है, कैलकुलेटर से नहीं परिवर्तित होता है। तो सिंपली माइंड अपना भी लगा लेंगे। कैलकुलेटर जिसमें नहीं होगा तो वही आंसर होगा। तो 3 इसमें दिया था तो ये तो गलती हो जाएगा। बाद बाकी ये दोनों को थोड़ा जांच करने की ज़रूरत है। आइए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसमें जो उद्देश्य है वो जो दिया गया है यहाँ पे, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशल का विकास करना। मतलब मेन जो उद्देश्य है गणन कौशल का विकास। ठीक है, विद्यार्थियों को परिकलन कौशल का विकास, परिकलन करना नहीं है। और बच्चों को संख्या के नाम लिखना, ये बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था की बात किया गया। तो बाल अवस्था में पहले तो गिनने आना चाहिए बच्चों में। ठीक है, ये चीज़ बोला गया। परिकल्पना अपना तो अभी करेंगे जब गिनने आएगा आगे। ठीक है, आगे देखिए, गणितीय संप्रेषण वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है? हालांकि उपयुक्त इसमें कई हैं, लेकिन इसमें बोला सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा आपको शिक्षक विद्यार्थी को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझने के लिए प्रोत्साहित करे, तो समझाने के लिए। तो ज़्यादातर प्रोत्साहित करने वाला बात ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। सिंपली आपको ये बात ऐसे ध्यान रखना है। आइए हम 51 नंबर को समझते हैं। बोला है शब्दावली गणित में अपरिभाषित है। माने कौन से शब्द जो है ना गणित में अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित में आपको ध्यान रखना है कि क्या आप बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं? तो नहीं, बिंदु परिभाषित नहीं होता। और उसके बाद रेखा भी परिभाषित नहीं होता। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को परिभाषित कर सकते हैं क्या?
कैसे परिभाषित करें? प्राकृत संख्या 1 2 3 मतलब कोई एक परिभाषा इसका नहीं है, ठीक है। वर्ग को हम परिभाषित कर सकते हैं, वर्ग के विकल्प मतलब बाइंडेड सीमा रेखा नहीं है उसका, ये सब का सीमा रेखा नहीं है, इसीलिए हम बोला है अपरिभाषित है। मतलब परिभाषा हम देते हैं लेकिन क्लियर परिभाषा नहीं होता है। हम 1 से 1 2 3 4 वाले को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लगातार गिनने की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, लेकिन गिनती में हम फिर कभी मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसके लिए करके अपरिभाषित किसी श्रेणी में इसको रखा गया। इनको परिभाषित है। आगे देखिए, एक ग्राहक सबसे विक्रेता तो यहाँ पे बोला है कि भाई रेट दिया गया है 80 किलोग्राम हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदा। सब्जी विक्रेता क्या करता है, 650 को 5 इस तरह से तोड़ करके जल्दी से प्रकलित कर देता है, तो इतना बराबर 52 बताता है। तो बताओ कि इसमें क्या चीज़ है, क्या पूछा है, सही विकल्प इसमें जोड़ना घटाव क्या है, क्या चीज़ उसने किया है। जोड़ किया है सब में। जो अनुपात। तो उसने जो किया है अनुपात एवं समानुपात किया क्या है, जोड़ना अनुपात एवं समानुपात। सभी चीज़ इसमें किया है, सिर्फ घटाव नहीं किया है, हाँ भाग किया है। ठीक है। जोड़ भी किया है, ठीक है, अनुपात समानुपात भी किया है और भाग भी किया है, ठीक है। कहाँ किया है सर? भाग कैसे किया है सो देखिए, ये 40 कैसे बता दिया, 8 कैसे बता दिया, फिर 4 कैसे बता दिया, तो कहीं ना कहीं भाग किया होगा तभी बताया होगा, ठीक है। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, जितने आयत है सब समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। ये हेले के बोला है कौन से मतलब चरण में आता है, ये चीज़ बोला गया। तो वेन हेले का ये चरण नंबर 2 में ये समझ आ जाती है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद आपसे बोला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर किस पर होना चाहिए, परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगनात्मक और वही होगा। आगनात्मक और निगनात्मक, तो आगनात्मक होना चाहिए। आगनात्मक में मतलब व्याख्या पूरा सही से ढंग से होना चाहिए। ड्रिल और अभ्यास तो रटंत विधि होता है, तो ये ध्यान रखिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणा को विकसित करने के लिए होता है। तो अब ऐसे ही प्रश्न को हम कूट वाला प्रश्न कहते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न को हम कूट वाला, तो हम कूट वाला तो अध्ययन कर ही रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा और ताश। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आशा 3 और 4। 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा था कि प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने की किया जा सकता है, मतलब किससे विकसित किया जा सकता है। पासा हम प्रायिकता में पढ़े हैं, ठीक है, और ताश भी पढ़े हैं, लेकिन कबड्डी और फुटबॉल हम नहीं पढ़े हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पासा और ताश होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखिए। एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा है। एनसीईआरटी पुस्तक भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक मतलब उद्देश्य क्या है इसका, ऐसे पाठ क्यों दिए गए हैं, तो बच्चों में वास्तविक मतलब दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए ऐसा दिया गया। ऐसे पाठ जो है आपको दैनिक जीवन से जोड़ता है। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सा सिरा बंद प्रश्न वाले हैं, तो बंद प्रश्न वाले कौन से सिरे हैं, तो ये जो सिरा है ये आपका है सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। तो हम जो है अभाज्य संख्या वही ना लिखेंगे, तो ये बंद सिरा वाला हो गया, दूसरा भी वही है, ठीक है। और 20 और 30 के बीच तो अभाज्य, तो ये भी बंद सिरा है। यदि दो संख्याओं, नहीं है, ये सिर्फ बी आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा, 1 और 2, तो ये ध्यान रखना है। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, सूत्र है डैश पर आधारित है। किस कौशल पर आधारित? हाँ, कौन से कौशल पर आधारित है, गणित के सूत्र पर। ज्ञान अनुप्रयोग, तो ये जो हो जाएगा आपको अनुप्रयोग नहीं, ज्ञान पर आधारित है, सी बता रहा। हाँ, ज्ञान पे आधारित होगा, ठीक है। देखिए गणित टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो फार्मूला ज्ञान होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। प्रयोग फार्मूला नहीं हो गया, तो फार्मूला तो कौशल में कोई फार्मूला नहीं होता, अनुप्रयोग में कोई फार्मूला नहीं होता, अब बोध में तो सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्ञान पर आधारित कह सकते हो। अब क्या नंबर होगा, आप रेलवे स्टेशन में लगे। अच्छा, चलिए अब 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ में बोला है प्रयुक्त सीएसबीसी के सतत एवं समग्र सीबीएसई के सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो 2016 में। ये ध्यान रखेंगे कि सबके भी 10 बता। नहीं सॉरी 16 की गलती बोला, 2010 में प्रस्तावित किया, ठीक। मतलब सीबीएसई के सतत एवं समग्र मूल्यांकन का जो है सीबीएसई ने कब मतलब कर लिया था, तो ये आपको 2010 से ही कर रखा है, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ पे देखिए 60 में एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, डेल्मा की घटाव की विधि का संबंध निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है इसमें। हाँ, यहाँ पे कर रहे कक्षा में डेल्मा नाम की कोई बच्चा है, कक्षा 2 का, ठीक है। और तो घटाव विधि उसमें एक सर्वाधिक उपयुक्त कौन है इसमें, तो यहाँ बोला डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाह त्रुटि की है। डेल्मा जानती है कि घटाया कैसे जाता है, ठीक है। डेल्मा बड़े अंक में
से छोटे अंक को घटा रही है, तो यहाँ पे बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा रही है कि नहीं घटा रही? हाँ, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो यही बात है, ठीक है। डेल्मा का समान प्रकार ये मतलब ये घटाव के सबसे यहाँ सबसे मतलब सब बात सही है कहा है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन बात है? बड़ा में से छोटा कर रहा किसी को तुम लापरवाह कह दो, ये ठीक बात नहीं, उसको नहीं आता है, इसलिए लापरवाही कैसे कैसे माने? कर दिया? डेल्मा जानती है कि घटाया कैसे जाता है, घटाया तो जानती तो वो सही घटाती। हाँ। हाँ, और डेल्मा बड़े अंक में छोटे अंक से घटा रही थी, तो बात तो सही है, घटा तो रही है। डेल्मा को समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए, जरूरी नहीं है कि हाँ उसको दिया जाना चाहिए, उसको सिखाएंगे, कोई भी प्रश्न सिखाएंगे। सी होगा।